साल 1971 की ठंडी दिसंबर की एक सुबह ढाका की सड़कों पर लोग उमड़ पड़े हैं। हाथों में नए झंडे हैं, आंखों में आंसू हैं। रेडियो पर एक आवाज गूंजती है कि पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और बांग्लादेश दोनों जगह एक साथ जश्न शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक नए देश का जन्म था और यहीं से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को एक साफ दिशा मिली। इस एपिसोड में हम इन्हीं दो देशों के रिश्तों को लेकर बात करेंगे। कैसे जिस भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, आज वही बांग्लादेश भारत के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जस्ट। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता आम पड़ोसी देशों जैसा नहीं है। ये रिश्ता सिर्फ सीमा रेखाओं से तय नहीं होता, इसके भीतर इतिहास है, बंटवारे का दर्द है, साझा भाषा और संस्कृति है और सबसे जरूरी 1971 की साझा कुर्बानी है। भारत ने बांग्लादेश को सिर्फ राजनीतिक समर्थन नहीं दिया, उसने सैन्य, डिप्लोमेटिक और मानवीय स्तर पर खुलकर साथ दिया। यही वजह है कि भारत बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश बना। भारत में 16 दिसंबर विजय दिवस है, बांग्लादेश में ये दिन आज़ादी का है। इस रिश्ते को समझने के लिए 1947 को समझना जरूरी है। बंटवारे के बाद जो इलाका बांग्लादेश बना वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, लेकिन भाषा, संस्कृति और सामाजिक पहचान पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से से बिल्कुल अलग थी। बंगाली भाषा को दबाने की कोशिशें हुई, राजनीतिक अधिकार सीमित किए गए, आर्थिक भेदभाव बढ़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष गहराता चला गया। 1950 और 1960 के दशक में हालात लगातार बिगड़ते गए। भारत इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक पड़ोसी की तरह नहीं देख रहा था, क्योंकि इसका असर सीधे उसकी सीमाओं पर पड़ रहा था। लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे, गांव के गांव खाली हो रहे थे, सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ रहा था। ये सिर्फ मानवीय संकट नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय अस्थिरता का संकेत था। 1971 में हालात बेहद खराब हो गए। पाकिस्तान की सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में दमन शुरू किया। इसी दौर में बांग्लादेश का आज़ादी संग्राम तेज हुआ। भारत ने इसमें खुलकर साथ दिया। दिसंबर 1971 की जंग सिर्फ भारत पाकिस्तान की जंग नहीं थी, ये बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई थी। जब युद्ध खत्म हुआ तो दक्षिण एशिया का नक्शा बदल चुका था। यहीं से भारत बांग्लादेश रिश्तों की बुनियाद पड़ी। इसे अक्सर एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप कहा जाता है, यानी ऐसा रिश्ता जो कूटनीतिक समझौतों से ज्यादा लोगों, भाषा और साझा यादों से बना है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश के लोगों के बीच आज भी रिश्तेदारियां हैं। त्योहार, साहित्य, संगीत और भोजन सब कुछ साझा है, लेकिन ये रिश्ता हमेशा इतना अच्छा नहीं रहा। 1971 के बाद शुरुआती साल उम्मीदों से भरे थे, लेकिन जैसे जैसे राजनीति बदली, सरकारें बदली और वैश्विक हालात बदले, रिश्तों में उतार चढ़ाव भी आए। कभी भरोसा मजबूत हुआ, कभी तनाव बढ़ा, फिर भी एक बात स्थिर रही, दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत बनी रही। भारत के लिए बांग्लादेश क्यों अहम है? भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, इसकी अहमियत कई स्तरों पर है। भौगोलिक स्तर पर भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4000 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा है। इसके अलावा नदी और समुद्री सीमा भी है। भारत के कई पूर्वोत्तर राज्य लगभग चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरे हुए हैं। अगर बांग्लादेश के साथ रिश्ते बिगड़ते हैं तो पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी और सुरक्षा सीधे प्रभावित होती है। सुरक्षा के स्तर पर एक समय ऐसा था जब भारत के कई उग्रवादी संगठन बांग्लादेश में पनाह लेते थे। उल्फा और एनडीएफबी जैसे संगठनों के कैंप्स की खबरें आती थी। इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा पर असर पड़ता था। लेकिन पिछले एक दशक में बांग्लादेश की सरकार ने इस मोर्चे पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाया। कई उग्रवादी नेताओं को भारत को सौंपा गया, कैंप्स बंद किए गए। इसका असर ये हुआ कि पूर्वोत्तर भारत में हिंसा के मामले कम हुए। रणनीति के स्तर पर बांग्लादेश भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा है। अगर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ना है तो बांग्लादेश के जरिए रास्ता सबसे व्यावहारिक है। सड़क, रेल और जलमार्ग सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। आर्थिक स्तर पर भारत और बांग्लादेश का व्यापार पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ा है। भारत दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वहीं बांग्लादेश भारत के लिए भी बड़ा निर्यात बाजार बन चुका है। पर्यावरण के स्तर पर दोनों देशों के बीच 54 साझा नदियां हैं। बाढ़, सूखा, जल प्रबंधन और सुंदरबन जैसे पारिस्थितिकी तंत्र, ये सब सहयोग के बिना संभाले नहीं जा सकते।
सुरक्षा, चीन और कनेक्टिविटी, रिश्ते कैसे रणनीतिक बने। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भावनात्मक जरूर हैं, लेकिन बीते 2 दशकों में ये रिश्ते तेजी से रणनीतिक भी बने हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सुरक्षा और जियोग्राफिकल कंडीशन है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति सीधे बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्य चारों तरफ से बांग्लादेश की सीमा के पास है। अगर बांग्लादेश में अस्थिरता होती है तो उसका असर भारत के भीतर तक पहुंचता है। एक समय ऐसा था जब भारत के कई उग्रवादी संगठन बांग्लादेश में पनाह लेते थे। इंडिया टुडे और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1990 और 2000 के दशक में उल्फा, एनडीएफबी और एनएलएफटी जैसे संगठनों के कैंप बांग्लादेश में सक्रिय थे। इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा कमजोर होती थी, लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में तस्वीर बदली। बांग्लादेश की सरकार ने इन संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। कई नेताओं को भारत को सौंपा गया, कैंप बंद किए गए। नतीजा ये हुआ कि पूर्वोत्तर भारत में हिंसा के मामले काफी हद तक कम हुए। इसी सहयोग की वजह से भारत आज बांग्लादेश को सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि सुरक्षा साझेदार मानता है। सीमा पर भरोसा बढ़ाने के लिए बॉर्डर हट शुरू किए गए। इन छोटे बाजारों का मकसद था कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग कानूनी तरीके से व्यापार कर सके। इससे तस्करी घटी और स्थानीय स्तर पर रिश्ते मजबूत हुए। अब आते हैं चीन के पहलू पर। पिछले 1 दशक में चीन ने दक्षिण एशिया में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ाई है। बांग्लादेश भी इसका हिस्सा है। चीन ने वहां सड़क, पुल, बिजली परियोजनाओं और बंदरगाहों में भारी निवेश किया है। चटगांव पोर्ट और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसका उदाहरण है। भारत को चिंता है कि अगर बांग्लादेश पूरी तरह चीन के साथ चला गया तो इसका असर भारत की समुद्री और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश की स्थिति अलग है। वो कहता है कि वो विकास के लिए सभी देशों से रिश्ते रखेगा, किसी एक पर निर्भर नहीं रहेगा। यही वजह है कि भारत ने भी दबाव की बजाय सहयोग का रास्ता चुना। भारत ने बांग्लादेश के साथ न्यूक्लियर एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाई। रोपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में भारत और रूस की भूमिका इसी रणनीति का हिस्सा है। कनेक्टिविटी इस रिश्ते का अगला अहम पहलू है। 1965 से पहले भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच सड़क और रेल संपर्क काफी बेहतर था। युद्धों के बाद ये संपर्क टूट गया। अब दोनों देश उसे फिर से जोड़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ये भी आपको बता दें। चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक की बहाली, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस जैसी यात्री ट्रेनें, अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए PIWTT समझौता, अगरतला अखौरा रेल लिंक जिससे पूर्वोत्तर सीधे बांग्लादेश से जुड़ेगा। इनका असर सिर्फ यात्रियों पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अगर बांग्लादेश के रास्ते समुद्री बंदरगाहों तक पहुंच मिलती है तो पूर्वोत्तर भारत की लागत घटती है और विकास की रफ्तार बढ़ती है। यहीं से रिश्ते भावनाओं से निकलकर व्यावहारिक साझेदारी में बदलते हैं। लेकिन जितना सहयोग बढ़ा है उतनी ही चुनौतियां भी बनी हुई हैं और इन्हीं चुनौतियों की वजह से हाल के वर्षों में रिश्तों में तल्खी भी दिखाई देने लगी है। व्यापार, पानी और वो मुद्दे जहां रिश्ते उलझे हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जितना सहयोग दिखता है उतनी ही असहजा भी दिखती है। वो है असंतुलन, खासकर व्यापार और पानी को लेकर। यही वो 2 मुद्दे हैं जहां बांग्लादेश के भीतर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं और भारत को सबसे ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सबसे पहले व्यापार की बात करते हैं। बीते 10 सालों में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा है। भारत आज दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वहीं बांग्लादेश भारत के लिए भी बड़ा निर्यात बाजार बन चुका है। लेकिन समस्या ये है कि यह व्यापार बराबरी का नहीं है, ट्रेड डेफिसिट है। भारत का निर्यात बांग्लादेश को बहुत ज्यादा है जबकि आयात तुलनात्मक रूप से कम। इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया टुडे की रिपोर्टिंग के मुताबिक यही असंतुलन बांग्लादेश में बार बार राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। वहाँ ये सवाल उठता है कि क्या भारत सिर्फ बेच रहा है और खरीद नहीं रहा। भारत ने इसे संतुलित करने के लिए बांग्लादेशी उत्पादों को ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर नॉन टैरिफ बैरियर्स बड़ी बाधा बने हुए हैं। कस्टम क्लियरेंस, जांच प्रक्रिया और लॉजिस्टिक्स में देरी, इन सब की शिकायत बांग्लादेश लंबे समय से करता रहा है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, पानी। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में पानी सिर्फ संसाधन नहीं है, भरोसे की नींव है। दोनों देश 54 नदियां शेयर करते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता। ये नदियां खेती, पीने के पानी और जीवन का आधार है।
फरक्का बैराज को लेकर बांग्लादेश की राजनीति दशकों पुरानी है। उनका कहना है कि इससे निचले इलाकों में पानी की कमी होती है और पर्यावरणीय नुकसान होता है। तीस्ता नदी समझौता 2011 में लगभग तय हो गया था, लेकिन भारत के भीतर राज्य सरकारों की आपत्ति की वजह से ये लागू नहीं हो सका। इंडिया टुडे के मुताबिक ढाका में इसे अक्सर इस बात के संकेत के तौर पर देखा जाता है कि भारत केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल की कीमत बांग्लादेश को चुकानी पड़ रही है। सहयोग की वो जमीन जहां रिश्ते सिर्फ कागज पर नहीं चलते। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की एक अहम सच्चाई ये है कि जितनी चर्चा मतभेदों पर होती है, उतना जिक्र उस सहयोग का नहीं होता जो जमीन पर दिखता है। यही वो हिस्सा है जहां ये रिश्ता आम कूटनीतिक रिश्तों से अलग नजर आता है। आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है। साल 2010 के बाद से भारत ने बांग्लादेश को करीब 8 अरब डॉलर के 3 लाइन ऑफ क्रेडिट दिए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, शिपिंग और ऊर्जा सेक्टर में हुआ। ये कोई छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं थे। रेलवे लाइन अपग्रेड हुई, पुल बने, पोर्ट की क्षमता बढ़ी। इसका फायदा सिर्फ बांग्लादेश को नहीं मिला, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिली। मानव संसाधन विकास इस रिश्ते की एक और मजबूत कड़ी है। भारत ने बांग्लादेश के सिविल सर्विस अफसरों के लिए बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए। मसूरी के नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में अब तक हजारों बांग्लादेशी अफसर ट्रेनिंग ले चुके हैं। मकसद साफ है, प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी तो सिस्टम मजबूत होगा और सहयोग टिकाऊ बनेगा। भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए हाई स्पीड डीजल बांग्लादेश तक पहुंचाया जा रहा है। भारत से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई होती है। रोहपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में भारत की तकनीकी भूमिका दिखाती है कि सहयोग अब सिर्फ बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं रहा। ढाका का इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर योग, संस्कृति, नृत्य और भाषा के जरिए दोनों देशों को जोड़ता है। फिल्मों, संगीत और साहित्य में ये रिश्ता साफ दिखता है। यही वो हिस्सा है जो सरकारों के बदलने से नहीं बदलता। अब सवाल ये कि दोनों देशों के बीच रिश्ते अचानक कैसे बिगड़ गए। बांग्लादेश में हालात बिगड़ने की शुरुआत जून और जुलाई 2024 से मानी जाती है। इस दौरान वहां बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन हुए। छात्रों का आरोप था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, विपक्ष को दबाया जा रहा है, चुनावों पर भरोसा खत्म होता जा रहा है। इन प्रदर्शनों पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की। पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई छात्र मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। यही वो वक्त था जब बांग्लादेशी समाज में गुस्सा और डर दोनों बढ़ने लगा। इन घटनाओं के बाद अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी। वो बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई। इसके बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइजर बनाया गया। लेकिन सत्ता बदलने के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए। राजनीति और ज्यादा बंट गई। एक तरफ आवामी लीग थी, दूसरी तरफ बीएनपी और छात्र आंदोलन से निकले नए राजनीतिक चेहरे। इसी दौरान एक और संवेदनशील मुद्दा सामने आया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें आने लगी। भारत में इसे लेकर चिंता बढ़ी। भारत सरकार और मीडिया दोनों ने इस पर सवाल उठाए। ढाका में इसे भारत का दखल माना गया। वहीं भारत का कहना था कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सिर्फ अंदरूनी मामला नहीं है, इसका असर पूरे इलाके की स्थिरता पर पड़ता है। यहीं से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी खुलकर दिखने लगी। इसके बाद सबसे बड़ा विवाद बना शेख हसीना का भारत में रहना। सत्ता से हटने के बाद भारत ने उन्हें अपने यहाँ शरण दी। वो सार्वजनिक तौर पर अवामी लीग समर्थकों से बात करती रहीं, मीडिया में भी उनके बयान आते रहे। बांग्लादेश की नई सत्ता को ये बात बेहद नागवार गुजरी। ढाका ने औपचारिक रूप से भारत से शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग की। भारत ने इस पर कोई साफ जवाब नहीं दिया। इससे दोनों देशों के बीच अविश्वास और बढ़ गया। और इसी माहौल में दिसंबर 2025 के आखिर में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ। खालिदा जिया बांग्लादेश की राजनीति का बड़ा नाम थी। वो बीएनपी की नेता थीं और शेख हसीना की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी। उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर शोक जताया। इसके साथ ही उन्होंने खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान को एक निजी पत्र लिखा। इस पत्र की भाषा और संदेश दोनों काफी अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ने खालिदा जिया को मजबूत इरादों वाली नेता बताया। उन्होंने लिखा कि खालिदा जिया ने बांग्लादेश के विकास में योगदान दिया और भारत बांग्लादेश रिश्तों को आगे बढ़ाने में भी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में ढाका में हुई अपनी मुलाकात का जिक्र भी किया। उसी मुलाकात में खालिदा जिया ने भारत से बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल करने में मदद की बात कही थी।
इस पत्र में पीएम मोदी ने न्यू बिगिनिंग यानी नई शुरुआत की बात कही। उन्होंने लिखा कि खालिदा जिया की सोच और विरासत आगे चलकर भारत बांग्लादेश रिश्तों को दिशा दे सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी इस साझेदारी को आगे बढ़ाएगी। इस पत्र के राजनीतिक मायने बहुत हैं। असल में ये संकेत था कि भारत अब बांग्लादेश को सिर्फ अवामी लीग के नजरिए से नहीं देखना चाहता। पिछले कई सालों तक भारत की नीति शेख हसीना के इर्द गिर्द घूमती रही। भारत उन्हें सबसे भरोसेमंद साथी मानता था। उग्रवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई, सीमा पर सहयोग और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर हसीना सरकार ने भारत के साथ काम किया। लेकिन 2024 के बाद हालात बदल गए। छात्रों पर कार्रवाई, मानवाधिकारों को लेकर आरोप और बाद में अवामी लीग पर चुनावी प्रतिबंध ने भारत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये था कि क्या भारत सिर्फ एक पार्टी पर भरोसा करके आगे बढ़ सकता है? प्रधानमंत्री मोदी का पत्र इसी सोच का नतीजा माना जा रहा है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर की ढाका यात्रा भी अहम रही। वो खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कुछ घंटों के लिए गए और तुरंत लौट आए। उन्होंने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं की। इसे भी एक सोचा समझा संदेश माना गया। भारत ने संवेदना दिखाई, लेकिन किसी एक राजनीतिक पक्ष के साथ खुलकर खड़े होने से बचा। इस बीच बांग्लादेश ने जनवरी आखिर तक चुनाव कराने की घोषणा करती है। साथ ही एक संवैधानिक जनमत संग्रह भी होगा। अवामी लीग को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी गई है। भारत ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि वो बांग्लादेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव का समर्थन करेगा। हालांकि भारत ये भी जानता है कि मौजूदा हालात में चुनाव पूरी तरह पारदर्शी होना मुश्किल है। भारत बांग्लादेश रिश्तों में आई तल्खी सिर्फ कूटनीति की वजह से नहीं है। इसमें घरेलू राजनीति, जनता की भावनाएं और क्षेत्रीय राजनीति भी शामिल है। बांग्लादेश का एक बड़ा युवा वर्ग 2024 की हिंसा को भूला नहीं है। उस पीढ़ी में अवामी लीग को लेकर गुस्सा है। भारत को लेकर भी सवाल है। वहीं भारत में भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे राजनीति को प्रभावित करते हैं। भारत के लिए सिर्फ पुराने ढांचे पर टिके रहना अब संभव नहीं है। खालिदा जिया की तारीफ और बीएनपी नेतृत्व से संवाद का संकेत इसी नई शुरुआत की कोशिश है। हालांकि ये राह भी आसान नहीं होगी। भरोसा टूटा है, उसे जोड़ने में वक्त लगेगा। लेकिन भारत और बांग्लादेश दोनों जानते हैं कि इतिहास और भूगोल उन्हें अलग नहीं होने दे सकता। सवाल बस इतना है कि आगे आने वाले महीनों में ये नई शुरुआत सच में भरोसे में बदल पाएगी या नहीं। यही तय करेगा कि दोनों देशों के रिश्ते आगे किस दिशा में जाते हैं। बांग्लादेश की नजदीकी पाकिस्तान से भी बढ़ी है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। इन सब चुनौतियों से निपटना और बांग्लादेश के साथ फिर से शांतिपूर्ण रिश्ते स्थापित करना भारत के लिए बेहद जरूरी है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मैं खुशबू, कैमरे के पीछे थे संदीप और आप देख रहे थे जस्ट। शुक्रिया।